राजस्थान में ओबीसी आरक्षण पर सियासी संग्राम। विसंगतियों पर विरोधियों को सीएम का दो टूक जवाब। ये कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि उनकी मांग को हमने एग्जामिन करवाया है। पिछली सरकार की समस्या हम निकालेंगे समाधान। हर जाति वर्ग के अंदर थोड़ी बहुत मनमुटा चलता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसी कोई स्थिति पैदा कर दें और ज्यादा दूरियां बढ़े। ये किसी भी व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए उचित नहीं है। आप निश्चिंत रहो, सरकार निर्णय करेगी, सबके पक्ष में करेगी, उनको न्याय मिलेगा। राजस्थान में भी 16 राज्यों केंद्र का फॉर्मूला करेगा काम। 2018 के भूतपूर्व सैनिकों का परिपत्र और गलत रोस्टर के कारण 21% आरक्षण होने के बावजूद भी 0 पद हम लोगों को मिल रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में ये आंदोलन है। अप्रैल 2018 का जो परिपत्र है वो कैंसिल होना चाहिए। जो वेकेंट लिस्ट निकालकर ओबीसी के पदों को उन्हें जो नुकसान हमारा 2018 से होना चाहिए उसकी भरपाई होनी चाहिए। विपक्ष के साथ अपनों ने भी उठाए थे मंशा पर सवाल। (2023) से पहले समाधान या फिर छिड़ेगा घमासान। किस करवट बैठेगा जाटों की सियासत का ऊंट। ओबीसी आरक्षण पर फैसले की घड़ी। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण में विसंगति के मामले ने खित्ते के सियासी तापमान में बढ़ोतरी कर दी है। कई दिनों से इसे लेकर हो रही बयानबाजी और कांग्रेस के भीतर से उठे सुरों ने कई लोगों को अपनी राजनीतिक बयानबाजी का मौका दिया, तो वहीं लोगों के बीच भ्रांतियों को बढ़ाने का भी काम किया गया। दरअसल ये विवाद राजस्थान कार्मिक विभाग के 17 अप्रैल 2018 के एक संशोधित प्रावधान को लागू करने से हुआ है, जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया। इस पूरे मामले में 2018 के बाद भूतपूर्व सैनिकों को राज्य में दिए जा रहे आरक्षण की व्यवस्था से भी परेशानी पैदा हुई और इसी वजह से भी ओबीसी वर्ग में नाराजगी है। हालांकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार कैबिनेट में चर्चा करेगी और बाकी 16 राज्यों और केंद्र के जो नियम तय हैं उन्हीं के अनुरूप प्रदेश में भी आरक्षण दिया जाएगा। क्या इससे ओबीसी आरक्षण पर आ रही विसंगतियों को सरकार हल कर पाएगी? यह बड़ा सवाल है, जैसी लगातार पिछले दिनों से मांग की जा रही है और आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, ओबीसी आरक्षण पर क्या चुनावी राजनीति हो रही है? सवाल नंबर 2, 2018 के संशोधन सर्कुलर से आखिरकार परेशानी कैसे है और किस तरह की परेशानी पैदा हुई है? सवाल नंबर 3, क्या सरकार सभी की मांगों को पूरा कर पाएगी जैसा आश्वासन दिया जा रहा है? आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। इस मसले पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रतीक सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता, आशीष चतुर्वेदी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर प्राइम डिबेट में। और सबसे पहले मित्तल साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि आखिरकार जो 2018 से पहले की व्यवस्था थी, जैसा कहा जा रहा है कि 17/4/2018 का जो संशोधित प्रावधान का सर्कुलर था जो राज्य कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया, उससे ये परेशानी पैदा हुई। उससे पहले जो व्यवस्था थी, क्या उससे भी परेशानी थी? और इस सर्कुलर से किस तरह की परेशानी पैदा हुई है? थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इस मसले पर हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए हेमंत, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्रैल 2018 में जो फार्मूला लागू किया, उसमें यह हुआ कि जो पूर्व सैनिक थे उनको जो ओबीसी कोटे में जो आरक्षण दिया जाना चाहिए
उसकी मेरिट जो है वो अलग से बनने का क्या नाम से डिसीजन हुआ। ये अप्रैल 2018 में लागू हुआ। उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई ये मामला चलता रहा और हम देख रहे हैं कि 4 साल से ये मामला चलता रहा। और पिछले जब 1 साल से अभी जब ये आंदोलन हो रहा है तो जो हरीश चौधरी जो कांग्रेस के मंत्री भी रहे और इस समय क्या नाम से पंजाब के प्रभारी भी है, उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो विसंगति है इसको दूर किया जाना चाहिए और जो पूर्व सैनिक हैं उनको जो आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए वो उनकी जाति की जो वरीयता सूची है, मेरिट सूची है, उनकी जाति के अंदर ही उसकी मेरिट सूची बनाई जानी चाहिए, ओबीसी में अलग से न बनाई जाए। ये उन्होंने कहा। आप देखो जब पिछले 1 साल से ये आंदोलन चल रहा था तो लगातार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस विसंगति को दूर करेंगे। पिछले दिनों मित्तल साहब मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, सिर्फ हरीश चौधरी क्यों, उससे पहले जो है हेमाराम ने भी इस मसले पर बयान दिया, दिव्या मदेना का बयान इस पर आया, हनुमान बेनीवाल का बयान इस पर आया और करीब करीब तमाम ओबीसी जो लीडर्स हैं उनके बयान आए हैं इससे पहले और विधायकों की तरफ से भी मैं देख रहा था कि पत्र लिखे गए हैं सरकार को इस पर। हेमंत मेरा ये हाँ बोलिए। मेरा इसमें यही कहना है कि जब पिछले इतने दिनों से, हेमंत मैं अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, बोलिए। हेमंत जी मैं यही कह रहा था कि जब लगातार इतने दिनों से बात हो रही थी तब मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम केंद्र सरकार का फार्मूला लागू करेंगे, हम क्या नाम से 16 राज्यों में जो क्या नाम से इस संबंध में नियम बने हुए उनको लागू करेंगे, तब नहीं कहा। मतलब मंत्रिमंडल की बैठक में विवाद हो गया तब भी नहीं कहा। आज जाके वो ये कह रहे हैं कि नहीं जो हम तो क्या नाम से केंद्र सरकार का फार्मूला लागू करेंगे। मेरा इस संबंध में यह है कि आप ये बात पहले ही कह देते तो इतना बवाल नहीं होता, ना हरीश चौधरी बयान देते, ना और दूसरे मंत्री लोग बयान देते, ना ये जाट राजपूतों का अंदर क्या नाम से विवाद की स्थिति आती। इसको पहले ही कह देना चाहिए था। विवाद तो आखिर में क्या नाम से सरकार की ओर से एक बात और मैं आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई तो मैं थोड़ा सा आपसे और जानना चाहता हूँ मित्तल साहब मैं माफी चाहता हूं कि आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्या एक जो लगातार एक बात उठ करके सामने आई कि जब कैबिनेट की बैठक में ये डिस्कस किया गया और ये तय होने लगा कि भाई हम 2018 का ये जो संशोधित प्रावधान है इसको वापस लेंगे, तो इसके ऊपर राजेंद्र गुढ़ा और प्रताप सिंह खाचरियावास ने विरोध किया, इस तरह की बातें सामने आई। कितनी सच्चाई है इसमें या फिर क्या ज्यादातर इसको लेकर के भ्रांतियां ही हैं? देखिए हेमंत जी मेरा ये मानना है कि जो दोनों वर्ग हैं, चाहे वो जाट वर्ग हो चाहे राजपूत वर्ग हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ओबीसी वर्ग में जो 21% का आरक्षण है उसका सबसे ज्यादा यदि क्या नाम से उसमें अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं तो वो जाट समुदाय के सेलेक्ट होते हैं। इसी प्रकार जो पूर्व सैनिक है उसमें ये माना जाता है कि जो पूर्व सैनिक होता है वो क्या नाम से राजपूत समाज का होता है। क्योंकि अभी ये जो अप्रैल 2018 का जो फार्मूला लागू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया, उसके अंदर ये माना गया कि जो पूर्व सैनिक हैं वो चूंकि राजपूत समुदाय से ज्यादा आते हैं तो इसलिए उनका चूंकि अलग से मेरिट बन रही है, ओबीसी में अलग से मेरिट बन रही है, तो उसका फायदा जो है वो राजपूत समाज को ज्यादा होता है। अब यदि मान लो इसको उसी कैटेगरी के अंदर ओबीसी की जाति के हिसाब से उसी कैटेगरी के अंदर यदि ये बनता है तो हो सकता है कि क्या नाम से जो जाट समुदाय उसको फायदा होना लगे। तो ये जो चीज है जो मुख्यमंत्री जी आज कह रहे हैं कि ये जाट और राजपूत का क्या नाम से विवाद नहीं है, मेरा भी ये मानना है कि ये जाट और राजपूत का विवाद होना भी नहीं चाहिए। आरक्षण का और इसमें तो मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूं मित्तल साहब, ये तो सिर्फ एक ओबीसी की जब भी बात आती है तो मतलब जाटों को आगे कर दिया जाता है मित्तल साहब, लेकिन ये तो पूरे ओबीसी की बात है, सिर्फ जाटों की भी बात नहीं है। लेकिन हेमंत जी जिस तरीके से क्या नाम से मंत्रिमंडल में बैठक में प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया और उससे पहले जो हरीश चौधरी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को रखा, उससे ये बात प्रतीत होती है कि ये क्या नाम से जाट और राजपूत समाज का मुद्दा है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी एक कमेंट मैं आपसे चाहता हूं इस मसले को लेकर के, क्योंकि देखिए बार बार आरोप आपकी सरकार पर लगे हैं कि ये जो 2018 से पहले व्यवस्था चली आ रही थी किसी को तकलीफ नहीं थी, आपकी सरकार ने जातियों को उद्वेलित करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, या फिर अपने आप के क्या हित थे वो नहीं पता, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आपने इसमें बदलाव किया और यहां पर इस तरह का ये मसला कायम हुआ। क्योंकि उससे पहले
भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण की व्यवस्था तो देश में 1979 से है। राजस्थान में जो नियम बने 1988 में बने, उसके बाद में लगातार ये भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाता रहा, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं थे। ये व्यवस्था, ये सर्कुलर, ये आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके तत्कालीन सरकार पर ये आरोप है। आशीष जी। हेमंत जी, अशोक गहलोत जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण में जो विसंगति है उसको लेकर के भ्रम कौन फैला रहा है। मैंने आज मुख्यमंत्री जी का बयान देखा है, वो बार बार भ्रम की बात करते हैं कि भाई भ्रम हरीश चौधरी जी फैला रहे हैं, कि हेमाराम जी फैला रहे हैं, कि दिव्या मदेरणा जी फैला रही हैं, कि राजेंद्र गुड़ा जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी और मानवेंद्र सिंह जी फैला रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हरीश चौधरी जी, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमें इस मैटर पे धोखा दिया है। राजेंद्र गुड़ा जी सरकार के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने पूर्व सैनिकों के हितों के साथ कोई छेड़छाड़ की तो मैं सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। बेसिकली ये पूरी जो लड़ाई है वो कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई का एक हिस्सा है, जिसके कारण राजस्थान का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है। और हेमंत जी, मुख्यमंत्री जी आए दिन अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं, वो जातिगत मनमुटाव की बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक घटना हुई थी हेमंत जी, इसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। मुख्यमंत्री जिस तरह से आफ्ताब ने बड़े बर्बरता से, नृशंसता से श्रद्धा का देखिए मर्डर किया, मुख्यमंत्री जी उस घटना को दुर्घटना बता रहे हैं। आप देखिए उस ओबीसी आरक्षण में श्रद्धा और आफ्ताब को मत घुसाइए। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं कि आज उन्होंने जो बयान दिया, देखिए राजनीति तो जाहिर सी बात है कि तमाम राजनीतिक दल करते ही हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हुई है, उनसे भी हम सवाल तो ये पूछेंगे कि आखिरकार हेमंत जी आप चाहते थे कि निरस्त होना चाहिए तो 4 साल का वक्त क्यों लगा? जो आप पूछ रहे हैं वो सवाल मैं पूछूंगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आपसे सीधा सवाल है, आपसे सीधा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आशीष चतुर्वेदी जी, जो आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये 2018 का जो 17 अप्रैल 2018 को जो आपकी सरकार के दौरान का सर्कुलर था उसे हम वापस लेंगे, आप इससे सहमत हैं? वापस लिया जाना चाहिए उसे? देखिए हेमंत जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। हेमंत जी, ये सरकार अब 17 तारीख को 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। 4 साल में मुख्यमंत्री जी को इसमें विसंगति नहीं दिखाई दी। हरीश चौधरी जी जब तक राजस्थान के सरकार के कैबिनेट मंत्री थे उसको इसमें कोई हित प्रभावित होते हुए दिखाई नहीं दिए। हेमंत जी, हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरी जो अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए चतुर्वेदी साहब कि इसमें ओबीसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा ये जो सर्कुलर से और जो व्यवस्था अभी चली आ रही है उससे? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है हेमंत जी, अगर इस आरक्षण के कारण कहीं विसंगति हो रही है, किसी के हितों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो निश्चित रूप से उन सब की बातें सुनी जानी चाहिए और उसका समाधान निकलना चाहिए। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि उस सर्कुलर की वजह से अगर परेशानी आ रही है तो उसको वापस लिया जाना चाहिए जो हमारी सरकार में था? अरे सरकार इनकी है ना हेमंत जी, सरकार पे मुखिया कौन है? 4 साल हो गए, बताइए आपको। अगर अभी तक अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं ज्यादा लंबा इस पर आप से नहीं खींचूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब ये व्यवस्था नहीं थी, जो बाकी राज्य जहां पर ये व्यवस्था नहीं थी, तो फिर आपकी सरकार में इस तरह का सर्कुलर ला करके ये व्यवस्था करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से केंद्र सरकार में यूपीएससी की भर्तियों में तो भूतपूर्व सैनिकों को कोई आरक्षण नहीं है ना, सिर्फ सी और डी कैटेगरी को छोड़ करके। हेमंत जी, और सी में 15% और डी कैटेगरी में 20% है ना? और जो 1988 के रूल्स थे राजस्थान में, उसमें ये सर्कुलर की व्यवस्था आपको क्यों करनी पड़ी? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा। देश के उन प्रांतों में आता है जहां से सर्वाधिक लोग शहीद होते हैं, इस मातृभूमि के लिए अपना बलिदान करते हैं, तो हमको राजस्थान का जो विशेष दर्जा है शहीदों की दृष्टि से उसको भी देखना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है, आप तो जानते होंगे कि संविधान के आर्टिकल 15(3) का हिस्सा है ना? क्षैतिज आरक्षण में आता है, क्षैतिज आधार पर आता है, हॉरिजॉन्टल है। और इसमें तो ना सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों को, महिलाओं को, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग सब आ सकते हैं, और उसमें यह व्यवस्था थी। अब आप इसमें एक लाइन में आपको बोल रहा हूं, बहुत गंभीर बात है, कटिंग अक्रॉस द कैटेगरीज, यानी कि हर एक कैटेगरी में उनके लिए आरक्षण होता है, जो सिलेक्टेड होते हैं उसी कैटेगरी के अनुसार समायोजित होते हैं। यह व्यवस्था क्यों बदली?
देखिए हेमंत जी, बार बार मैं आपको यही बोल रहा हूं कि 4 साल से सरकार को इसमें कोई विसंगति दिखी नहीं है। अब जब ये मैटर इनके सिर के ऊपर से निकल रहा है पानी, तब जाकर के जो है ये अपने आंतरिक विवादों के कारण जो है पूरा मैटर उठाया जा रहा है। ठीक है, प्रतीक सिंह जी जवाब दीजिए। पहला सवाल तो ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 4 साल तक इस मसले पर नहीं बोले और सिर्फ इसलिए कि आपस में वर्गों में लड़ाई हो, आप राजनीति कर सकें और चुनाव आए तब आप इसे वापस ले लें। सरकार बनते क्यों नहीं वापस लिया गया? 4 साल में जो ओबीसी के युवाओं को नुकसान हुआ उनकी भरपाई कौन करेगा, ये बताइए। देखिए, आप जैसे आपने बताया और सबको सर्वविदित है कि 2018 अप्रैल के अंदर ये नोटिफिकेशन आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से 2 वर्गों को लड़ा करके उसका फायदा लेना चाहती है, चाहे धर्म की बात करें चाहे जाति की बात करें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई विसंगति है, आज सीएम साहब ने खुद ने बोला है कि जो फॉर्मूला 16 राज्यों में लग रहा हुआ है, जो फॉर्मूला केंद्र में लगा हुआ है, उस फॉर्मूलों को हम लोग उसके अंदर समायोजित करेंगे और कोई विसंगतियां हैं तो उसको कैबिनेट में बैठ करके दूर कर दिया जाएगा। किसी भी वर्ग को, किसी भी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे सैनिक हो चाहे ओबीसी वर्ग हो। मैं खुद राजपूत कम्युनिटी से आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ओबीसी वर्ग को जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पूरे समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप ही की सरकार में आरोप लगे हैं और अभी जो मित्तल साहब कह रहे थे और जो चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि इसी सरकार के मंत्रियों के अलग अलग बयान आए। राजेंद्र गुढ़ा का बयान, प्रताप सिंह खाचरियावास का विरोध। प्रताप सिंह जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ये उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। और आप ही की पार्टी के नेता हैं, आप ही की पार्टी के नेता हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर 2018 हरीश चौधरी आप ही की पार्टी के नेता हैं, है ना? जी, उसी की हेमाराम चौधरी आप ही की पार्टी के नेता। कुछ कह रहे हैं आप मित्र साहब, बोलिए। हेमंत जी, हाँ बोलिए मित्र साहब, बोलिए। एक मिनट रोक रहा हूँ, प्रतीक जी बोलिए। मित्र साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हरीश चौधरी साहब ने जो सवाल उठाया है कि पूर्व सैनिकों का जो आरक्षण है ओबीसी वर्ग के अंदर, उसको अलग से मेरिट बनाने के बजाय उनको क्या नाम से उनकी जो श्रेणी है आरक्षण की, उसी में से लाभ दिया जाए, क्या कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है वो इस विचार, हरीश चौधरी जी के इस विचार से सहमत हैं? मित्तल साहब जी का मैंने आपका सुन लिया है। मित्तल साहब, आपका मैंने सवाल, मैं आपके सवाल का जवाब पहले ही दे चुका हूं कि जो 16 राज्यों में जो फॉर्मूला लगा हुआ है, जो केंद्र में फॉर्मूला लागू है, उसी फॉर्मूले के हिसाब से ओबीसी के अंदर आरक्षण दिया जाएगा। और उस आरक्षण को देने के बाद में जब वो फॉर्मूला लागू होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी विसंगतियां उसके बाद में रह जाएंगी। 2018 से पहले जो भी था वो एज इट इज हो जाएगा। उसके ऊपर पूरा डिस्कशन को एक बात बताइए प्रतीक जी, एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और आप ही की पार्टी के बैतूल के विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों के लिए। उन्होंने ये बयान भी दिया कि मुख्यमंत्री जिद पर अड़े हैं और मैं मुकाबला करूंगा, ये बयान दिया। उनका ये बयान कोट कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि जैसे किसी को जिद हो गई है कि ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर नहीं करना है। ये आपकी बात पे आ जाता हूँ। अभी आपने बताया ये विसंगतियां ऐड की गई इसके अंदर 2018 के अंदर अप्रैल में जब भाजपा की सरकार। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके लिए फिर आपकी पार्टी सरकार नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? पार्टी के नेता तो ये बात उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो अपोजिशन में है, अगर कोई विसंगति, आपकी पार्टी के नेता आपके मुख्यमंत्री को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? इसके लिए बीजेपी क्या करेगी? लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, अगर किसी से असहमति है तो बड़ा गजब है आपकी लोकतंत्र की खूबसूरती वाला जो है। ये कौन सी खूबसूरती है कि आपकी सरकार पर आप ही मंत्री, पूर्व मंत्री आरोप लगा रहे हैं? तो हमारे नेता अगर बात उठा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत मैं पूछना चाहता हूं कि उनका बयान सही है क्या? अपोजिशन को करना चाहिए था, जो बात विपक्ष को उठानी चाहिए थी वो हमारे नेता उठा रहे हैं। और मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हरीश चौधरी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, विपक्ष को बात कहनी चाहिए थी, लेकिन आपके नेता उठा रहे हैं। यही मान के चले ना कि जो हरीश चौधरी ने कहा वो सही कहा। अगर कोई विसंगतियां हैं जो सर्कुलर अप्रैल 2018 में निकला था और उसको दूर किया जाएगा, वो कैबिनेट की मीटिंग में उस पर चर्चा होगी। और जो 16 राज्यों में और केंद्र में जो फॉर्मूला है
वो ही अप्लाई होगा और उसी तरीके से ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा किसी भी वर्ग के साथ। और ये कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई जाट राजपूत की बात ही नहीं है। मैं राजपूत हूं, मेरे ज्यादातर दोस्त हम उम्र सारे ज्यादातर जाट है, तो उसमें कोई जाट राजपूत की आशीष चतुर्वेदी जी, ये बिल्कुल सिर्फ बीजेपी। मेरा सवाल ये सीधा सीधा कि आखिरकार भ्रांति क्या इस पूरे मसले को लेकर के फैलाई गई और कौन फैला रहा है? कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है, आप कांग्रेस पर लगाते हैं, लेकिन उन युवाओं का क्या, मुख्यमंत्री जी खुद ही बोल रहे हैं जो भर्ती से वंचित हुए हैं, खुद ही हेमंत जी, आशीष जी उस पर जवाब नहीं दे रहे कि अप्रैल 2018 में वो टॉपिक को ऐड क्यों किया गया, उस पर तो जवाब नहीं दे रहे। वो आज की बात में आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर 2018 में वो सर्कुलर आता ही नहीं तो आज वो बात ही नहीं आती। उस पर जवाब देना चाहिए, वसुंधरा राजे जी को जवाब देना चाहिए, तब की जो कैबिनेट थी। अच्छा, आपको जवाब नहीं देना चाहिए कि 4 साल क्यों लगे? 4 साल का तो जिम्मा आप लेंगे ना। ओबीसी युवाओं का के साथ अगर उन किसी तरह से आरक्षण को लेकर के खिलवाड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी 4 साल की तो आपकी बनती है ना, ये बीजेपी करी। हमारी जिम्मेदारी है और उनको उनका जो पूरा हक है वो पूरा हक मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारों की भी बनती है कि 2018 में जो कैबिनेट थी, जो मुख्यमंत्री चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए इस पर, जवाब दीजिए फिर मित्तल साहब को जवाब देते हैं आकर के, क्यों नहीं आते हैं जवाब देने के लिए? मैं इस तरह से डिबेट करता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं जवाब दूंगा जब ये शांत हो जाएंगे। वो हो गया ना शांत, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए हेमंत जी, अगर हम बात करें राजस्थान में जाटों के आरक्षण की बात करें तो उसका हल भी भारतीय जनता पार्टी में जब अटल जी की सरकार थी तभी निकला था 98 में। ये पूरा देश जानता है और राजस्थान का समाज भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की जो व्यवस्था की वो भी भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक तरीके से। अरे चुपिए, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए, अरे आप रुकिए, अरे आप अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपके पीछे बोलूंगा ये झूठ है, ये झूठ है। आप चुप रहिए, आप अपनी मर्यादा रखिए भाषा की। मर्यादा कौन सी मर्यादा होती है? ये मर्यादा से पीछे बोल रहे हैं, ये आप दोनों से पर्सनल जो बिल है व्यक्तिगत एक बार अगर वो बोल रहे हैं तो आप उन्हें सुन लीजिए ना। आपको बोलने का मौका दिया कौन लेकर क्या है पूरा देश जानता है और उसको संवैधानिक व्यवस्था मिली है। अरे आपकी सरकार तो 8 साल तक रख के बैठ गई थी, सारा देश जानता है। आपने रखा है अरे झूठ मत बोलिए, 14 में बन गया था पूरा वो, उसके बाद में कब लागू हुआ? 2018 के अंदर। अनपढ़ आप हैं, भाजपा वाले अनपढ़ हैं, पता ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल अनपढ़ है। अरे अनपढ़ है, आपकी ज्यादा दुर्गति हो रही है, पार्टी से ज्यादा आपकी दुर्गति हो रही है। देखिए बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं, पता नहीं आप पर्सनल मत होइए, ऐसे नहीं, ऐसे गलत बात है। कब बिल आया था? इसको मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, कब आया था? सबको आप पता थोड़ी है कि मर्यादा इसका बिल कब आया था? ऐसे नहीं मैं बिल्कुल प्लीज, सही बात है। मैं तो खुद ही आपसे चाहता हूं जिस तरह से आप हमारे लिए सम्मानित मेहमान हैं स्टूडियो में हैं, उसी तरह से आशीष चतुर्वेदी जी भी सम्मानित हैं। आपस में मत होइए ना, जब मसला आप उस पर जवाब नहीं दीजिए। मेरा सवाल आपसे सीधा है, मेरा सवाल आपसे सीधा है। वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं और सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि अगर कहीं बीजेपी से गलती हुई तो उसको सुधारने में जो आप अब कह रहे हैं, मित्तल साहब कह रहे हैं, वो 4 साल में क्यों नहीं हुआ? हेमंत जी मैं बताता हूँ, इनकी तमीज बताता हूँ मैं। अब मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, इस बदतमीज आदमी के साथ मैं जीवन में कभी डिबेट नहीं करूंगा। नहीं आप ऐसे, ये बदतमीजी है, ऐसे ज्ञान नहीं है, बताइए। ऐसे नहीं, आप भी थोड़ा समझिए इस बात को। आशीष जी, आप भी सीनियर व्यक्ति हैं। देखिए बदतमीजी किसने स्टार्ट की? प्रतीक जी, इस तरह से शब्दों का प्रयोग ना करें। आपसे प्रतीक जी, आप जो सत्ता में है सुनना भी सीखिए ना। बताइए आप तो सत्ता में सुनना भी सीखिए। विपक्ष तो आरोप लगाएगा, आप जवाब दीजिएगा अपने। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको समय नहीं दिया है। एक मिनट आप शांत होइए। प्रतीक जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चुप होइए। एक मिनट आपसे निवेदन करता हूं। जी आप बोलिए आशीष जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, गुस्सा मत कीजिए, मुद्दों की बात है, जनता की बात है और लाखों युवाओं की बात है। देखिए बड़ी संजीदगी के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम यहां पर बैठ करके जब चर्चा करें तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहे हैं सर। निश्चित रूप से हेमंत जी, हमको इस तरह से खुना भी नहीं चाहिए। मैं बीच में कभी इंटरप्ट करता नहीं हूं, ये मेरी स्वभाव में नहीं है कि मैं किसी के बीच में इंटरप्ट करूं। इनकी बारी आती, इनको बोलना चाहिए था। मैं कहता हूं ईडब्ल्यूएस की जो रिपोर्ट, इनका जो इन्होंने जो आयोग बनाया, इनकी रिपोर्ट इनके पास 2010 में आ गई। 2014 तक इनकी सरकार उसको लागू नहीं कर पाई। सारा देश जानता है कि देश में संवैधानिक तरीके से अगर ईडब्ल्यूएस किसी ने लागू किया है, लेकिन आशीष जी मैं चाहता हूं, आशीष जी मैं चाहता हूं कि अगर आपने भी गुस्से में अगर इनको कुछ बोला हो गलत तो वो आप कहें कि वो आपसे गलती। हेमंत जी मैं इस तरह से राजनीति नहीं करता हूं। मैं इस तरह के लोगों के साथ करता ही नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं
जो शशि थरूर जी ने कहा है ना, उस बात पे बहुत अच्छे से व्यक्तिगत मानता हूं बिल्कुल कि मैं never to उम्मीद wrestle करता with हूं a चतुर्वेदी fake साहब you आप get व्यक्तिगत dirty. नहीं होंगे। Never to देखिए wrestle with उनका a भी एक fake you अपना get सम्मान है, dirty. आपका भी एक अपना सम्मान है, और राजनीति में यह सब पहली बार नहीं है कि आप दोनों एक साथ बैठे हो डिबेट में। इस तरह से आप गुस्सा आपस में होंगे, जबकि प्रदेश के युवा आपकी तरफ देखते हैं कि विपक्ष उनकी आवाज उठाएगा, सत्ता की तरफ देखते हैं कि सरकार जो उनके परेशानियों को दूर करेंगे। अगर आपस में आप लोग इस तरह से लड़ेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे लोग? बिल्कुल आपने सही बात कही है, और मैंने सिर्फ बात बीच में ये बोली थी कि जो अगर कोई झूठ बोलेगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति वो झूठ बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके अलावा अगर पर्सनल मेरा सवाल आपसे इतना ही था, देखिए मेरा सवाल इतना ही था कि 4 साल क्यों लगे? जो मित्तल साहब ने पूछा, मैंने आपसे वो सवाल पूछा कि 4 साल क्यों लगे? अगर ये इतना आसान है कि कैबिनेट की बैठक बुला करके उसमें चर्चा करके सर्कुलर वापस ले लेंगे, तो क्यों नहीं लिया गया? मैंने उसका सवाल का जवाब दिया। अगर 4 साल का वक्त लगा तो आपको पता है कि शुरुआती दौर में कोरोना की वजह से कोरोना के अंदर बैठ के तो हो रही थी ना, ये इतना बड़ा मसला नहीं था। बाकी दूसरी चीजों पर भी तो मोहर लगी कोरोना में। एक मित्तल साहब बिल्कुल संक्षेप में टिप्पणी चाहता हूं, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों की बातें सुन ली हैं। हेमंत जी, मेरा इस मामले में ये कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने अप्रैल 2018 के अंदर कोई गलती की और वो सर्कुलर आए, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तो कांग्रेस को इस बात से सबक लेना चाहिए कि उस सर्कुलर से जब एक पार्टी चुनाव हार सकती है तो फिर 4 साल तक आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल, और इसी की उम्मीद करती है प्रदेश की जनता। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। यही कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन ओबीसी नौजवानों का, युवाओं का जिस तरीके से कहना है कि उनका हक मारा गया, आखिरकार उसकी जवाबदारी किसकी होगी, विपक्ष की या सरकार की, यह भी तय करने की जरूरत है। नमस्कार।